हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और आप देख रहे हैं आस्क डॉक्टर देवाशीष सीरीज का एपिसोड नंबर 48। तो आज के इस एपिसोड में स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल पूछा है सौरभ राठौर जी ने और उन्होंने ये पूछा है कि उनको L5-S1 में स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बताया गया है, यानी रीढ़ की हड्डी का स्लिप हो जाना, और उनको उनके पैरों से लेके कमर तक या कमर से लेके पैरों तक कुछ हल्का हल्का दर्द रहता है। तो क्या ये बिना सर्जरी के खत्म हो सकता है? तो देखिए, यदि आपकी दिक्कतें हल्की हैं सर, तो ये इसका बहुत अच्छा इलाज कंजर्वेटिवली हो सकता है, जिसमें आप कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ फिजियोथेरेपी ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पे शॉर्ट कोर्स ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लेग पेन को आराम दे देंगी। यदि इन सब चीजों से भी आपका लेग पेन ठीक नहीं हो सकता है तो आप एक टेम्पररी इलाज के रूप में स्पाइनल इंजेक्शन भी ले सकते हैं, जिसको कि नर्व रूट ब्लॉक होता है और कई लोग इसको एपिड्यूरल के फॉर्म में भी लगाते हैं। तो ये सारे इलाज हैं जो कि कंजर्वेटिव की कैटेगरी में आते हैं। इन सब से आप ठीक हो सकते हो, और अगर आपको दर्द है तो आप रेस्ट भी ले सकते हो, बैठना कम कर सकते हो, आगे झुकना और वजन उठाना बंद कर सकते हो। ये सारे काम अगर आप करोगे, या इनमें से जो जो चीजें आपको लगता है जो आपके लिए पॉसिबल हो अपनी लाइफस्टाइल में लेना, उनको जब आप लोगे तो आपको जो आपके सिम्टम्स है पैर वाले वो कम होने लगेंगे या खत्म हो जाएंगे। हालांकि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि स्पॉन्डाइलोलिसिस की जो बीमारी है, जब वो बढ़ने लगती है तो पैर का दर्द और कमर का दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब वो बढ़ती है तो हमें पेशेंट को कई बार सर्जरी के बारे में भी बताना पड़ता है। तो अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं तो कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी अगर ये मेजर हो तो डरिएगा मत और सर्जरी की तरफ आगे बढ़िएगा। और आजकल ये सर्जरी बड़े आसानी से एंडोस्कोप से और माइक्रोस्कोप से की जा सकती है। नेक्स्ट सवाल पूछा है सुखिया शेख जी ने। उन्होंने पूछा है कि क्या स्पाइन फिक्सेशन सर्जरी बिना इम्प्लांट के द्वारा की जाती है? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि स्पाइन का जो फिक्सेशन है क्या वो बिना इम्प्लांट के पॉसिबल है। देखिए, ऐसा है सर कि फिक्सेशन क्यों करते हैं हम? फिक्सेशन हम करते हैं क्योंकि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम फ्यूजन अचीव करें। तो इस सवाल को मैं मॉडिफाई करता हूं कि क्या स्पाइन फ्यूजन सर्जरी बिना इम्प्लांट्स के हो सकती है? वेल, जवाब है हाँ, और ये बहुत ज्यादा ट्रू है सर्वाइकल स्पाइन के केस में, जिसमें जब हम डिस्केक्टमी करते हैं एंटीरियरली जाके, और तो हम खाली बोन ग्राफ्ट भी अंदर रख सकते हैं। जब हम बोन ग्राफ्ट रखते हैं तो उसके बाद भी फ्यूजन बहुत अच्छी तरह हो जाता है एज कंपेयर टू अगर हम स्क्रू और पेच लगाएं। अगर हम स्क्रू पेच नहीं भी लगाएंगे तो भी फ्यूजन ज्यादातर केसेस में अचीव हो जाता है, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन के फ्यूजन रेट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इम्प्लांट लगाने की जरूरत है ही फ्यूजन करने के लिए, स्पेशली सर्वाइकल स्पाइन में। लंबर स्पाइन में ऐसा है कि मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, वेट बहुत ज्यादा होता है, शेयरिंग फोर्सेस ज्यादा होती हैं, और जनरली पेशेंट्स जो सर्जरी करा रहे होते हैं उनको कोई ना कोई इंस्टेबिलिटी होती ही है। ऐसे केसेस में जो अनइंस्ट्रूमेंटेड फ्यूजन टेक्निक्स हैं वो लिटरेचर में तो डिस्क्राइब्ड हैं, बट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाती। ऐसा हो जाता है कि अगर आप नॉन इंस्ट्रूमेंटेड फ्यूजन करने की कोशिश करते हैं लंबर स्पाइन में या थोरेसिक स्पाइन में, तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो लंबर स्पाइन में और थोरेसिक स्पाइन में जितना मैं जानता हूँ और जितना मेरा एक्सपोजर है, मैंने रेगुलरली US में, जर्मनी में और UK में काम देखा है, और वहाँ पर मैं कब किसी न किसी रूप में कार्यरत था। जैसे कि स्पाइन की एंडोस्कोपी मैंने जर्मनी में सीखी थी, और UK में हम काफ़ी केसेस देखा करते थे एज अ फेलो। तो मैंने ये देखा है कि लंबर स्पाइन के लिए और थोरेसिक स्पाइन के लिए लगभग ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर या नॉर्म बन गया है कि स्क्रू आप पेच लगाएंगे ही अगर आप फ्यूजन करना चाहते हैं। बट अगर आपको खाली डीकम्प्रेशन करना है तो कोई जरूरत नहीं है स्क्रू पेच लगाने की। फ्यूजन हम ज्यादातर लंबर स्पाइन में उसी केस में कर रहे होते हैं जिस केस में कोई इंस्टेबिलिटी होती है, या फिर आप ऐसे समझिए कि जब हम एक्सरे कर रहे हैं आपका आगे झुक के और पीछे जाके, उस केस में अगर आपकी वर्टिब्रा लिस्थेसिस दिखा रही हैं तो ही हम जनरली स्क्रू पेच लगाते हैं, या फिर कोई ट्रॉमा के केस में लगाते हैं। ज्यादातर केसेस में अगर हम खाली नस का दबाव हटाना चाहते हैं तो वो एंडोस्कोप या माइक्रोस्कोप की मदद से संभव हो जाता है, और आजकल एंडोस्कोप से लगभग सारी डिकम्प्रेशन सर्जरीज बहुत अच्छी तरह से की जा सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या सीरियस बात है। अगर सर्वाइकल स्पाइन में सर्जरी हो रही है तो बिना इम्प्लांट के हो सकती है, और लंबर स्पाइन में हो रही है तो इम्प्लांट लगा देना बेटर है, नहीं तो हम सर्जरी के फेलियर रेट्स को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है जुहा फातिमा जी ने। उन्होंने बताया है कि उनकी फ्यूजन सर्जरी को 5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी काफी बैक पेन
और नमनेस रहती है। देखिए फातिमा जी, नमनेस जो है वो बहुत धीरे धीरे जाती है। कई पेशेंट्स में सर्जरी करने के बाद भी नमनेस 3 से 6 महीने, कभी कभी 1 साल तक भी रहती है। और यदि आपकी सर्जरी से पहले नर्व में डैमेज परमानेंट होने लगा होता है तो कुछ हिस्सा नमनेस का परमानेंट भी हो सकता है। हालांकि जो बैक पेन है वो फ्यूजन सर्जरी के बाद ज्यादातर खत्म हो जाता है जब फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है। अब किसी इंसान में फ्यूजन 3 महीने में हो जाता है, किसी में 6 महीने में, किसी में 45 डेज में ही हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि फ्यूजन सर्जरी का जो असलियत का फ्यूजन है, हड्डी जुड़ना, वो कितने दिन में हो रहा है। अगर आपका शरीर हड्डी सही टाइम पे या जल्दी जोड़ देता है तो फिर आपको बैक पेन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर फ्यूजन में टाइम लग रहा है तो उतने दिन तक थोड़ा बैक पेन रहेगा, क्योंकि जो स्क्रू प्लेट और जो रॉड्स हैं और जो टीलिफ केजेस हैं ये खाली रिलेटिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी या परफेक्ट स्टेबिलिटी तभी आती है जब वो हड्डी एक दूसरे में जुड़ जाए, और ऐसा होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अगर आपको बैक पेन है तो मुझे लगता है आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। वो हो सकता है आपके कुछ एक्सरेज या सीटी स्कैन करके देखेंगे, और अगर फ्यूजन नहीं हुआ होगा तो हो सकता है कुछ दवाइयां चलाएं। कभी कभी हम कुछ पेशेंट्स को ऐसी दवाइयां चलाते हैं जिससे फ्यूजन जल्दी होने लगता है, और ज्यादातर केसेस में 3 से 6 महीने में फ्यूजन हो जाता है, और स्पेशल केसेस में करीब साल भर में फ्यूजन हो जाता है। तो डरिए मत, अगर आपका फ्यूजन डिलेड भी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। धीरे धीरे करके आपका फ्यूजन जरूर होगा और आपको बैक पेन से पूरी तरह निजात मिल जाएगी। नेक्स्ट सवाल पूछा है प्रिया जी ने, और उन्होंने बताया है कि उनको लेफ्ट पैर में दर्द हो रहा है और उसकी वो दवाई ले रही है 1 महीने से, और न्यूरोलॉजिस्ट के थ्रू ले रही हैं। और वो उन्होंने पूछा है कि उनका कंसर्न है कि उनको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। तो वो ये जानना चाहती हैं कि अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो क्या वो प्रेगनेंसी को प्लान कर सकती हैं जब उनको सयाटिका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। Can you plan pregnancy during the sciatica course? Well, the answer is no. आपको कभी भी sciatica जब हो रहा हो तो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अत्यधिक बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपके शरीर से कुछ स्पेशल तरीके के हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को डिलीवरी के लिए तैयार करते हैं। बॉडी लैक्स होना शुरू करती है, ढीली होती जाती है, बॉडी के लिगामेंट्स ढीले होते जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं हार्मोन रिलैक्सन का एक्शन। और जब ऐसा रेगुलरली होता जाता है तो बॉडी बहुत ही लैक्स पड़ जाती है, और लैक्स पड़ने की वजह से जो सयाटिका का जो कारण होता है डिस्क प्रोलैप्स, वो और बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो यदि आपको सयाटिका है तो पहले आप सयाटिका का पूरा इलाज लें, पूरी तरह ठीक हो जाएं, बिल्कुल भी जब आप सिम्टम फ्री हो जाएं, और उसके बाद भी जब आपको कम से कम 2-3 महीने या 6 महीने हो जाएं, तभी प्रेगनेंसी प्लान करें, और एक बार अपने स्पाइन के डॉक्टर से मिलके डिस्कस करके तभी प्लान करें। मैं अपने पेशेंट्स में एटलीस्ट 6 महीने का गैप एक्सपेक्ट करता हूं जब वो प्रेगनेंसी प्लान करें और जब उनका लेग पेन पूरी तरह शांत हो गया हो। पर किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी है जब आपको सयाटिका ऑलरेडी हो रहा हो, क्योंकि सयाटिका वर्स जरूर से हो जाएगा, और उस टाइम पे हम लोग के हाथ बंधे हुए होते हैं। हम ज्यादातर 90% दवाइयां आपको नहीं दे सकते, बहुत सारे प्रोसीजर आपके नहीं कर सकते, और सर्जरी भी की भी जरूरत पड़ी तो वो भी करने में बहुत डिफिकल्टी आ जाती है, क्योंकि पेशेंट प्रेग्नेंट होता है और प्रेगनेंसी में बेबी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, और दवाइयां पेशेंट को ज्यादातर दी ही नहीं जा सकती। तो मेरा मानना यह है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अभी आप पहले अपना इलाज कराइए स्पाइन डॉक्टर से मिलके, और बाद में प्रेगनेंसी के बारे में सोचिए। शिवम कुमार जी ने अगला सवाल पूछा है कि क्या ओजोन ट्रीटमेंट अच्छी चीज है? क्या डिजेनरेटेड डिस्क उससे ठीक हो सकती है? देखिए सर, ओजोन ट्रीटमेंट काफी कॉमन है, और ओजोन ट्रीटमेंट का मेरा एक्सपोजर काफी अच्छा है। मैं जर्मनी में था तो बहुत रेगुलरली हम लोग ओजोन ट्रीटमेंट किया करते थे। इंडिया में भी काफी लोग ओजोन ट्रीटमेंट करते हैं, बट यूएसएफडीए से जो गाइडलाइंस हैं उसमें अभी ओजोन ट्रीटमेंट को प्रॉपर मान्यता नहीं दी गई है, और ये क्लियर कट नहीं बताया गया है कि ओजोन ट्रीटमेंट से कितना फायदा होता है। इससे फायदा हो भी सकता है और नहीं भी। अभी ये क्लियरली कहना कि ओजोन ट्रीटमेंट से आप ठीक हो जाएंगे बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, क्या आप ओजोन ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको दर्द हो रहा है और आप बाकी रेमेडीज जैसे दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज करके देख चुके हैं, स्पाइनल इंजेक्शन ट्राई कर चुके हैं, तो आपको ओजोन ट्रीटमेंट ट्राई करने में कोई हानि नहीं है बिफोर आप कोई बड़ा स्टेप जैसे सर्जरी या एंडोस्कोपी के बारे में सोचें। पर चांसेस ये होते हैं कि ओजोन ट्रीटमेंट या तो कम दिन काम करेगा या पूरी तरह काम नहीं करेगा। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि ओजोन ट्रीटमेंट ने काफी पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दिया है, पर पूरी तरह कहना एक क्लिनिशियन के लिए अभी असंभव है कि कितने % आराम आपको मिलेगा, क्योंकि अभी भी जो स्टडीज हैं उनमें क्लियरिटी नहीं आई है ओजोन ट्रीटमेंट के ऊपर।
आज का लास्ट सवाल पूछा है लव कुश भैया ने। लव कुश भैया ने ये जानने की कोशिश करी है कि उनको अगर सर्जरी करनी पड़ी तो उसके बाद क्या वो क्रिकेट खेल पाएंगे और क्या वो वजन का काम या हैवी वजन का लोडिंग काम कर पाएंगे। देखिए, स्पाइन सर्जरी कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। आजकल एंडोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी के माध्यम से की जाती है। रेयर केस में ओपन सर्जरी भी की जाती है और इस सर्जरी के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आजकल आने लगा है। तो अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो डरे मत, आप सर्जरी के बाद क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल सब कुछ खेल पाएंगे, सारे काम कर पाएंगे। और वजन, अगर आपकी स्पाइन की सर्जरी में कोई ऐसा मेजर इंस्टेबिलिटी का रोल नहीं है या इंस्टेबिलिटी नहीं है तो आप सारे वजन के काम भी कर सकते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स में मैं अपने पेशेंट्स को ये सारी एक्टिविटीज़ 45 डेज के बाद अलाउ करना स्टार्ट कर देता हूँ और 3 मंथ्स के बाद सारी तरह की विगरस एक्टिविटीज़ भी अलाउ कर देता हूँ। तो सर्जरी के बाद 45 दिन तक का वेटिंग ज़रूर होता है और कभी कभी 3 महीने तक का भी वेटिंग होता है, बट ज़्यादातर केसेस में स्ट्रेस लेने की या टेंशन की बात नहीं है। 45 दिन से 3 महीने बाद आप लगभग सारे काम करने लायक हो जाते हो, एक नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल जिंदगी जीते हो। आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपकी कभी स्पाइन सर्जरी हुई थी, क्योंकि ये सर्जरी आजकल बहुत छोटी हो गई है। तो डरिए मत, हिम्मत करिए और ज़रूरत है तो सर्जरी को करा सकते हैं। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं और मेरे दिए हुए जवाब आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव लाते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस और हिम्मत मिलती है और लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी जो कम्युनिटी है मेरे साथ, जो आपकी मेरी दोस्ती है जिससे हम इतने सालों से वीडियोस कर रहे हैं और आपके से कनेक्टेड रहते हैं, वो बनी रहती है और उसमें हमें बहुत 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 हौसला अफजाई भी होती है। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलूंगा एक एपिसोड के साथ, एक नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। थैंक यू अगेन।